दोस्तों, मेरा उद्देश्य उन लोगों के बारे में जानकारी देना है जो अपने देश, धर्म, संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिनकी वजह से आज यह भारत भूमि सुरक्षित है। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार प्रजापति, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे राजा जी कहा गया, एक ऐसा दिमाग जिसकी बुद्धिमत्ता के कायल महात्मा गांधी भी थे, जो उन्हें अपनी अंतरात्मा का रक्षक मानते थे। वकालत से लेकर गवर्नर जनरल तक का सफर तय करने वाले और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता था। दोस्तों, इनका जन्म 18 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के थोरापल्ली गांव में एक धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मुंशी चक्रवर्ती वेंकट रायर और माता का नाम सिंगरम्मा था। इनके दो बड़े भाई श्री नरसिंहचारी और श्रीनिवास थे। दोस्तों, ये बचपन से ही शारीरिक रूप से बीमार रहते थे। समय बीतता रहा, थोरापल्ली गांव के एक स्कूल में एडमिशन हुआ। 5 साल बाद इनका परिवार होसूर आ गया। यहाँ पर 10वीं करने के बाद 1894 में सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर में कला और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में लॉ की पढ़ाई की, जहाँ से उन्होंने 1897 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसी समय इनका विवाह 1897 में अलमेलू मगम्मा से हुआ और इनके 3 बेटे CR नरसिम्हन, CR कृष्णस्वामी और CR रामास्वामी। इनकी 2 बेटियों के नाम लक्ष्मी गांधी और नामगिरी अम्मल हुई। इनकी बेटी लक्ष्मी ने महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी से शादी की। दोस्तों, इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1900 दशक की शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर 1911 में सलेम नगर पालिका के सदस्य और 1917 में वहीं के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इनकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 1919 में महात्मा गांधी के विचारों और रॉलेट एक्ट के विरोध ने उन्हें राजनीति की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अपनी चमकती वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वह गांधी जी के सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक बन गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में सक्रिय भूमिका निभाई। तमिलनाडु में वेदारण्यम नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसे दक्षिण का डांडी मार्च भी कहा जाता है, जिसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। बाद में उन्हें तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया और आगे चलकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1937 के मद्रास चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी मद्रास प्रेसिडेंसी के सत्ता में आई। कांग्रेस पार्टी की ओर से गोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री रहते हुए राजगोपालाचारी 1939 में मंदिर प्रवेश और क्षतिपूर्ति अधिनियम जारी किए, जिसके तहत दलितों और सनार समुदाय को हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिए। दोस्तों, रामगोपालाचारी ने 1938 में मद्रास प्रांत के किसानों के लिए कृषि ऋण राहत अधिनियम पेश किया। उन्होंने अपने समय में शराबबंदी भी की, जिसके कारण होने वाले सरकारी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए बिक्री कर लगाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विद्यालयों का खर्च नहीं उठा पाने के कारण सैकड़ों सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया। दोस्तों, गोपालाचारी के कार्यकाल में ही शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू किया गया, जिसके कारण हिंदी विरोधी प्रदर्शन हुए। आगे चलकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व से गोपालाचारी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 10 नवंबर से 24 नवंबर 1947 तक जब गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, तब राजगोपालाचारी ने कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया।
और वायसराय के महल में अपने कपड़े खुद धोए, अपने जूते स्वयं पॉलिश करते हुए सादा जीवन व्यतीत किया। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर माउंटबेटन ने जून 1948 में रामगोपालाचारी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वे इस पद को धारण करने वाले एकमात्र पहले भारतीय नागरिक थे। दोस्तों, 1955 में रामगोपालाचारी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल के बीच एक बफर के रूप में कार्य किया। दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की मृत्यु के बाद गोपालाचारी को अंततः गृह मंत्री बनाया गया। उन्होंने लगभग 10 महीने तक भारत की सेवा की। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू महासभा को नवजात गणराज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। गोपालाचारी का मानना था कि कम्युनिस्ट देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंततः 1951 के अंत तक नेहरू और रामगोपालाचारी के बीच मतभेद सामने आ गए। महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में नेहरू द्वारा लगातार खारिज किए जाने से थककर गोपालाचारी ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर अपना इस्तीफा सौंपकर मद्रास लौट आए। 1955 के गणतंत्र दिवस पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गोपालाचारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। 4 जून 1959 को मुरारी वैद्य, मीनू मसानी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, दर्शन सिंह फेरुमान, उधम सिंह नागोकी के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र पार्टी समानता की पक्षधर थी और निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण का विरोध करती थी। आचार्य ने निजी उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियों और लाइसेंसों की नेहरू की नीति का विरोध किया और इसे लाइसेंस परमिट राज कहा। मद्रास विधानसभा का चौथा चुनाव फरवरी 1967 में हुआ। 88 वर्ष की आयु में गोपालाचारी ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, स्वतंत्र पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच गठबंधन करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़े, जिसके कारण मद्रास में कांग्रेस पार्टी 30 साल में पहली बार हारी। सी.एन. अन्नादुरई ने 6 मार्च 1967 से 3 फरवरी 1969 को अपनी मृत्यु तक मुख्यमंत्री बने रहे। 1967 के आम चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने 45 लोकसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। राजगोपालाचारी ने 1971 के भारतीय आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नवंबर 1972 तक राजगोपालाचारी का स्वास्थ्य गिरने लगा। वे बार बार अपना होश खो देते थे और 25 दिसंबर 1972 को 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महान व्यक्तियों की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।